कभी कभी तैयारी के इस सफ़र में ऐसा लगेगा कि मेहनत बहुत है लेकिन मंजिल दिखाई नहीं दे रही। कभी मार्क्स कम आएंगे, कभी कॉन्फिडेंस टूटेगा, कभी मन करेगा कि सब छोड़ दें। लेकिन याद रखना, तुमने ये सपना यूं ही नहीं देखा। इसके पीछे तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारे परिवार की उम्मीदें हैं और तुम्हारा अपना एक बेहतर भविष्य है। इसलिए थोड़ा थक जाओ तो आराम कर लेना, लेकिन अपने सपने से रिश्ता कभी मत तोड़ना, क्योंकि हो सकता है जिस दिन तुम हार मानने वाले हो उसी दिन तुम्हारी मंजिल तुमसे बस एक कदम दूर हो। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका टीचर ड्रीम विद दीपांशी चौधरी में। तो आज था मेरा गाइस सुपर टेट का 40 डे चैलेंज का डे 14 और अभी बस मैं अपने वही टारगेट कंप्लीट कर रही थी। तो गाइस ये वीडियो सुपर टेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और जो आपके फ्रेंड्स सीटेट की एग्ज़ाम देंगे, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास ये प्लीज़ तो गाइज़ उनके पास ये ज़रूर शेयर करना। और आज मेरा जो डे 14 में था उसमें मेरे को पढ़ना था हिंदी में शब्द भंडार, इंग्लिश में वॉइस, संस्कृत में समास, मैथ्स में था डाटा हैंडलिंग, साइंस में था मानव शरीर, ईवीएस में था महासागर और सीडीपी में बच्चों की समस्या समाधान, टीचिंग स्किल में था शिक्षण सहायक सामग्री, कंप्यूटर में था ईमेल, ब्राउजिंग और करंट अफेयर एज़ यूजुअल मैं डेली करती ही हूँ। और जो हमारा यूपी स्पेशल था उसमें मुझे करना था बुलंदशहर। तो बस गाइज़ अभी मैं वही कर रही थी, अपना टारगेट कंप्लीट। और बस किसी को साबित करने के लिए नहीं, बस अपने सपने के लिए मेहनत करो जिसे तुमने चुपचाप अपने दिल में संभाल कर रखा है। तो बस अपने सपने के लिए करते रहिए मेहनत गाइज़। और तो गाइस आज था मेरा सुपर टेट का डे 14 जो मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और अब बात करते हैं हम सीटेट के रिगार्डिंग। जैसे कि मैंने थंबनेल पे भी लिखा हुआ है कि इसी वीडियो में हम लोग सीटेट के रिगार्डिंग बात करेंगे। और पिछले वीडियोस में हमने सीटेट में लैंग्वेज, ईवीएस, मैथ्स सभी के बारे में बात की। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी पिछली वीडियो जाकर ज़रूर चेकआउट करना। अब हम बात करते हैं आज जो सीटेट में सीडीपी कैसे आती है। तो क्या आपको लगता है कि सीटेट का जो सीडीपी आता है वो सिर्फ थ्योरीज आप याद करोगे या थिंकर्स याद करने का सब्जेक्ट है, या जैसे पियाजे है, वाइगॉत्स्की है, कहलबर्ग है, आपको इनकी पूरी थ्योरी लर्न करनी है? या आपको लग रहा है कि आपने सीडीपी बीटीसी में भी पढ़ी है, उसके बाद या आपने बीएड में भी पढ़ी है, और या आपने यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हो और उसके बाद भी आपके सीटेट के क्वेश्चंस गलत हो पा रहे हैं? तो आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो गाइज़ प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना कि अभी मैं आपसे बताने वाली हूँ कि सीटेट अदर टेट से डिफरेंट कैसे है। सीटेट की पेडागोजी, जो सीटेट का सीडीपी आता है वो यूपी टेट से या अदर जो टेट होते हैं उनसे अलग, उनसे डिफरेंस कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें कि आने वाले टाइम पे आपको सीटेट के लिए और भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले गाइस होता क्या है कि सीडीपी अदर उसमें आप रट सकते हो। जैसे अगर यूपी टेट में कुछ फैक्चुअल्स क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आप रट सकते हो कि जीन पियाजे की स्टेजेस का नाम क्या क्या है, उसकी आयु वर्ग क्या क्या है। लेकिन सीटेट में ऐसा कुछ भी नहीं आता। सीटेट में सारे एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। सपोज़ आप पढ़ोगे कि जीन पियाजे ही है तो उसका क्लासरूम में क्या आप उसके अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज़ अभी मैं आपको बताऊं कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सीटीपी को कभी भी रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना अगर आप स्पेशली सीटेट तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम में ना बिल्कुल भी ये नहीं पूछा जाएगा कि पियाजे कौन था, वाइगॉत्स्की ने क्या कहा, स्टेटमेंट्स दे के, या वाटसन, ये जो स्टेटमेंट है ये वाटसन का है सॉरी या किसका है। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे वहाँ पे, सिर्फ आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे मैं बताऊँ कि बच्चा बार बार गलती कर रहा है, टीचर्स को क्या करना चाहिए उसमें। क्लास में 2 बच्चे हैं, वो अलग अलग स्पीड से सीख रहे हैं, तो टीचर को क्या अप्रोच रखनी चाहिए। तो ये जो होता है ना सीटेट, ये सीडीपी का एक गेम होता है, क्योंकि बाकी में आप ना रट के काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ अपना जो है थोड़ा सा माइंड अपना
लगाना है, उस सिचुएशन को समझना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको थ्योरी नहीं पढ़नी, आपको समझना है कि उस थ्योरी का क्लासरूम में एक्चुअल में एप्लीकेशन क्या है, वो कैसे अप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमें किन किन एरिया पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में फ़िज़िकल, कॉग्निटिव है, सोशल है, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारे। लेकिन इनकी ना प्लीज़ इन्हें फैक्चुअली ना लें। पहले अगर आप कोई भी पढ़ रहे हो बच्चे का फ़िज़िकल डेवलपमेंट, तो उसे आप एक बार प्रैक्टिकली ज़रूर अपने माइंड में देखना, या फिर उसे ऐसा ज़रूर कि इसका ये एप्लीकेशन इस पे बेस है, ये इस पे बेस है। लर्निंग कैसे होती है, फैक्टर क्या क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि जो हर बच्चा है उसकी जो लर्निंग स्पीड है वो अलग अलग हो सकती है, उसके इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, तो डिफरेंसेस को भी समझना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सारी डिसेबिलिटी जो मैंने पहले भी बताया था कि डिसेबिलिटीज़ तो आपको 110% करनी ही करनी है, क्योंकि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। और इसके बाद है कि असेसमेंट का, एवैल्यूएशन का, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एट लर्निंग, 4 टाइप होते हैं। इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके हर सेक्शन में पूछे जाते हैं, CDP ही नहीं, हर सेक्शन में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो एक बात मैं आपको बताऊँ, अगर आप CTET की CDP तैयार कर रहे हो तो आप ना सिर्फ ऐसा माइंड में मत रखना कि आप 30 मार्क्स के लिए वहाँ पे अपना एफ़र्ट कर रहे हो, 30 मार्क्स के लिए आप मेहनत कर रहे हो। CTET में CDP का मतलब होता है कि हर पार्ट में आपको CDP के 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि पेडागोजी का डायरेक्ट कनेक्शन CDP से होता है, तो उसमें सारे पोर्शन में आपको CDP का टच मिलेगा। और पता है सबसे एक आपको इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ मैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती क्या है कि हमें लगता है हमने पियाजे के बारे में भी पढ़ लिया, हमने वाइगॉत्स्की के बारे में भी पढ़ लिया, हमने कॉलबर्ग के बारे में भी पढ़ लिया, सब याद तो कर लिया, लेकिन उसका ना हम एप्लीकेशन पे उतना ध्यान नहीं देते, हम देते हैं फैक्चुअल चीज़ों पे, क्योंकि हमने अभी तक जितना भी हम लोगों ने स्टडी की है BTC वगैरह में भी इतना एप्लीकेशन नहीं आता, वहाँ सब चीज़ें फैक्चुअल आती हैं, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अब हमारा क्या होता है कि इस बार हमें फोकस करना है कि क्लासरूम में उसका एप्लीकेशंस कैसे है, क्या उसका यूजेस है। जैसे हम पियाजे पढ़ रहे हैं, एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि पियाजे पढ़ रहे हैं तो उसकी स्टेजेस याद ज़रूर करनी है, लेकिन सिर्फ स्टेजेस ही याद नहीं करनी, आपको ये भी देखना है कि उस स्टेज पे आके बच्चे की थिंकिंग डेवलप कैसे होती है, या उसकी एज और कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसके हिसाब से लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे होने चाहिए, उस एज में आके बच्चा क्या क्या चीज़ें सीख लेता है, क्या क्या उसकी कैपेसिटी होती है, तो वो चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रख। और मैं आपको बताऊं, अगर जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो इसमें सबसे अच्छा है कि आप ना अपने खुद के सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाओ, क्योंकि गाइस पता है बोलते हैं मैराथन देख लो, या आप बहुत सारे टीचर्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, लेकिन जो लास्ट टाइम पे आपके सेल्फ नोट्स आपकी हेल्प करेंगे ना, श्योरली आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। आप मैराथन देख लो, आप कुछ भी कर लो। तो मेरा जो पर्सनल सजेशन है वो यही रहेगा कि आप अभी से आप किसी के भी क्लासेस देखो, लेकिन अपने सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाओ। तो सेम ऐसे ही वाइगॉत्स्की का है, सबसे पहले ना कंसेप्ट पढ़ो, लेकिन उसके बारे में ना फैक्चुअल की बजाय उसके एप्लीकेशंस ज़्यादा हमें ध्यान रखने हैं। और जो हमारे नोट्स का फॉर्मेट होना चाहिए या हमारा जो होना चाहिए वो हम पढ़ना कैसे, सबसे पहले थिंकर के बारे में लिखो, उसका कंसेप्ट क्या था, एग्ज़ाम्पल्स की मतलब किस एग्ज़ाम्पल्स है उसके, और फिर क्लासरूम में उसका एप्लीकेशंस क्या है। तो रिवीजन जब आप करोगे ना वो बहुत ईजी हो जाएगा। और पता है स्पेशली अपने नोट्स बहुत लॉन्ग मत बनाना, बहुत शॉर्ट नोट्स बनाना। मैं अभी आपको अपने नोट्स शेयर करूँगी। तो और एक है कि ना क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है। तो एक बहुत बार ना क्या होता है, मेरे साथ भी होता है, सभी के साथ होता है, हम ना जब क्वेश्चंस करते हैं तो हमें सारे क्वेश्चन ठीक लगते हैं। लिटरली बताऊँ, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं कि यार इसके तो सारे ऑप्शन ठीक हैं, पक्का या आयोग ने गलत दिया है। तो पता होता क्या है, CDP में मोस्ट ऑफ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं। वहाँ क्वेश्चन इतने कन्फ्यूजिंग नहीं होते, वहाँ ऑप्शन कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो इसमें क्या हो कि आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है जो ज़्यादा चाइल्ड सेंटर्ड हो, इंक्लूसिव हो, लर्निंग को इनकरेज करे, बच्चे को सपोर्ट करे। और अगर बच्चे को कोई ऑप्शन आपको ऐसा आ रहा है ना, बच्चा कमज़ोर है, पढ़ नहीं सकता, अलग बैठा दो, सेग्रेगेशन कर दो, तो
वो चीज़ें तो बिल्कुल नेगेटिव में आ जाएंगी। तो आपको देखना है कि पेडागोजिकली जो आपका अप्रोच है वो सही है, क्योंकि टीचर का जो काम है ना वो गलती पकड़ना नहीं है। टीचर का जो इम्पॉर्टेंट काम होता है वो उसको समझना, उसकी जो डिफ़िकल्टी आइडेंटिफाई करना और उसे आगे बढ़ने में मदद करना, उसे इनकरेज करना, ताकि वो ना किसी भी बच्चे से खुद को सेग्रेगेट फील ना करे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ना, जैसे बोलते हैं कि सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड आप याद कर लो, लेकिन वो टैग वर्ड भी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखने पड़ेंगे कि क्या इस क्वेश्चन में वो परफेक्टली रह पा। इसके बाद आता है कि स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो स्टार्टिंग में जैसे पहले से आपसे बोलती आ रही हूँ, सेम आज भी मेरा वही रहेगा कि 3 से 4 आपने अपने PYQ एक बार आप सॉल्व करो। उसके बाद आपको एक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको पता चल जाएगी कि एक्चुअल में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। फिर आप अपनी स्टार्टिंग करना तैयारी की, अगर आपने अभी तक स्टार्टिंग नहीं की है। और गाइस होप सो मैं कल आपको 2026 का एक पेपर सॉल्व कराऊंगी, तो प्लीज़ उसमें मेरे साथ ज़रूर जुड़ना और एक बार देखना कि हम अपना जो मेंटली हम अपने आप को किस तरह रेडी करते हैं क्वेश्चन करने के लिए। और अब करना क्या है, आपको अपने PYQ देख लिया, उसके बाद अपने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करना। ऐसा नहीं है कि आपने PYQ उठा लिया सीधे एप्लीकेशन पे, जब तक आप बेसिक आपको नहीं पता होगा तो आप उसका मतलब अप्लाई भी उसे इतनी ईजिली नहीं कर पाओगे। और अगर आप किसी की भी बुक ले रहे हो या कोई भी आप नोट्स परचेज़ कर रहे हो या कुछ भी है, तो आप ना एक बार उसे ज़रूर देखना कि क्या ये आपके स्पेसिफिक सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, तभी आप वो परचेज़ करना। वरना मैं आपको बताऊं, जो सबसे अच्छी जो होती है बुक, तो सीटेट के लिए कुछ मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई बुक अच्छी है। सारी चीज़ मोस्ट ऑफ जो बुक्स होती हैं वो फैक्चुअल होती हैं। इसमें आपको खुद का अपना एक जो मतलब एटीट्यूड है वो डेवलप करना पड़ेगा, तो कोई भी बुक आपको डेवलप नहीं कर सकती। हाँ, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो सीटेट के बेस पे पढ़ाते हैं, जैसे आपके रोहित सर हैं, हिमांशी मैम हैं, आशीष सर हैं, तो वो सारे टीचर्स से आप कर सकते हो। सचिन सर हैं, सचिन एकेडमी के सचिन सर, वो सीटेट बेस पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा कराते हैं, तो आप वहाँ से ज़रूर पढ़ सकते हो। उससे आपका बेसिक भी होगा और आपको ना क्वेश्चन का पता चल जाएगा क्वेश्चन हो किस तरह रहे हैं। PYQ ज़रूर करने हैं, मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। और पता है, एक नोटबुक बनाओ, वो हर एग्ज़ाम के लिए होनी चाहिए। और हर मतलब गाइस अपनी ना एक नोटबुक बना लो आज से ही, और उसमें लिख लो माई मिस्टेक बुक, है ना। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना कि नाम भी क्या है, माई मिस्टेक बुक, बट सच बताऊँ ना, बहुत हेल्प मिलेगी गाइस आपको, सच में बहुत हेल्प मिलेगी यार। माई मिस्टेक बुक बनाओ और उसमें जिस भी पोर्शन में आपकी मिस्टेक हो रही है आप वो अपनी मिस्टेक नोट डाउन करते चलो। तो उससे क्या होगा कि आपने जब अपनी मिस्टेक एक बार तो देखी, एनालाइसिस करी, उसके बाद लिखी, तो सच मानो यार लाइफ में आप दूसरी बार ना वो गलती नहीं करोगे। तो माई मिस्टेक बुक ज़रूर बनाना, अपनी गलती क्या, क्वेश्चन क्या था, उसमें आपकी मिस्टेक क्या थी और वो सही क्या था, उसका सही कंसेप्ट क्या था, आपको लिखना क्या था, सारी चीज़ें आप करो तो आपको ना सच में आपको बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिलेगी। और अब आएगा कि अब हमें PYQ भी करनी है, हमें मॉक भी देना है, तो हमें क्या बहुत ज़्यादा टाइम देना है। तो गाइस स्टार्टिंग में आप हाफ़ आवर दे दो, 1 आवर अपना CDP को दे दो, बहुत है इतना। तो अपना शेड्यूल खुद से बनाओ कि आपको कितना टाइम है। और अगर आप हाउसवाइफ हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं या बच्चे भी हैं आपके पास, तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा ना, तो डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना। क्योंकि गाइस अगर आप आधा घंटा भी देते हो ना CDP को और शिद्दत के साथ देते हो, अपना 100% उस टाइम पे दे रहे हो, तो यकीन मानो आपका 130 छोड़ो, आपका 140 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ है लाने की। कोई नहीं कर सकता, आप अपने लिए खुद कर सकते हो। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा पढ़ने से तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। सपोज़ आप हफ्ते में एक दिन पढ़ते हो आप 12 घंटे, लेकिन पूरे हफ्ते नहीं पढ़ते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आप रोज़ पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो रोज़, वो ज़्यादा आपका इफ़ेक्टिव होगा। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊं कि मैं हर वीडियोस में अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। जो मेरे अपने मार्क्स आए थे, मेरा क्या रीज़न था या मैंने क्या किया था, तो गाइस पता है, हाई स्कोर एक बार में कभी किसी का नहीं आता।
वो है सही स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंसी। और सबसे पहला है अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो। कभी ना खुद को ओवर कॉन्फिडेंस में तो बिल्कुल मत जाने दो। जितनी भी आपकी गलतियाँ हो रही हैं पर डे, उस पर ज़रूर काम करो, क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों को एनालाइज़ करते हो ना तो दोबारा उनके होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई ज़रूर करो, एनालाइज ज़रूर करो, रेगुलर रिवीजन ज़रूर करो, कंसिस्टेंसी अपनी बना के रखो। और अगर आज आपके ना आप सीटेट में मॉक दे रहे हो और आपके 90, 100, 110 तक आ रहे हैं, तो ऐसा कभी मत सोचो कि ना ये एग्ज़ाम तो सिर्फ क्वालिफाई तो है, क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि गाइज़, अगर आप आज सीटेट के लिए मेहनत कर रहे हो तो 110% आपकी आज की मेहनत कल आपकी किसी मेन एग्ज़ाम के लिए, आप KVS दो, आप सुपर टेट दो, आप DSSB दो, या आप अदर कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम दो, रीट दो, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपने अभी अपना ये माइंडसेट बना लिया कि क्लियर ही तो करना है, तो गाइस अभी आप और क्या कर रहे हो? अगर आप इसको टाइम नहीं दे सकते तो अभी आप इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या कर रहे हो? तो अगर आपके पास ये एग्ज़ाम है तो इसे क्वालिफाई ना समझ के इसमें भी अपना बेस्ट दो ना, इसमें भी अपना अच्छा स्कोर करो, ताकि वो जो आपकी मेहनत है, जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, वो अदर एग्ज़ाम जो अदर एग्ज़ाम होंगे उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल हो। तो मेरा यही है कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, वो क्वालिफाइंग हो या वो मेन हो, आप अपने तरफ से ना हर एग्ज़ाम के लिए 110% एफ़र्ट दो। और आपको ना मैं एक बात दिल से कहना चाहूँगी यार, कि बहुत बार ना प्रिपरेशन स्टेज के टाइम ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं होगा, बहुत टाइम हो गया। कभी कभी मॉक में मार्क्स कम आ जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और पता है वो क्वेश्चन गलत होते हैं ना, जो हम बाद में देखते हैं, हमें लगता है यार इतने इजी क्वेश्चन हमने गलत कर दिए, अब तो हम पक्का कुछ नहीं कर पाएंगे। कभी लगता है देखते देखते यार सिलेबस कितना बड़ा है, कैसे ख़त्म होगा। तो उस टाइम ना खुद से सिर्फ एक बात कहना कि मैं ना अभी सीख रही हूँ, मैं हारी नहीं हूँ। क्योंकि जो आज मुझे मुश्किल लग रहा है ना, कुछ टाइम बाद हो सकता है मेरी वही स्ट्रेंथ बन जाए। और मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है कि मैथ्स जो मेरी कभी बहुत वीकनेस हुआ करता था, वो आज मेरी स्ट्रेंथ है। तो वो सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से। तो जो चीज़ें मुश्किल लग रही हैं उस पर मेहनत दो यार, उससे अपना टाइम दो और देखना वो ना आपकी कितनी अपनी बन जाती है। क्योंकि जितना ना हम किसी भी, आप अपने रिश्ते को, कोई भी रिश्ता हो आपका XYZ कुछ भी हो, आप उसे कितना भी टाइम दे लो, लेकिन आपका पर डे दिया गया टाइम, आप एक दिन किसी चीज़ में बिज़ी होंगे या कुछ भी ऐसा होगा, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ना इतना टाइम आपके एक दिन टाइम ना देने की वजह से सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय लगती हैं। लेकिन ना बुक्स के साथ और अपने खुद के सपने के साथ आप जितना टाइम उसे दोगे ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। वो आपको सामने से ना बहुत ज़्यादा आउटपुट देगा, बहुत ज़्यादा आउटपुट देगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देगा। तो अपने सपनों के लिए जीना शुरू कर दो, अपने सपनों के लिए मेहनत करना शुरू कर दो। और आपको ना परफेक्ट नहीं बनना किसी की नज़रों में, आपको खुद के लिए परफेक्ट बनना है। आपको सिर्फ खुद से ही कंपैरिजन करना है। क्योंकि बहुत बार लगता है ना कि आज मन नहीं है पढ़ने का, तो उस दिन स्लो कर सकते हो, आप रोज़ 3 घंटे पढ़ते हो, उस दिन 1 घंटा पढ़ लो। लेकिन मेहनत तो रुकनी नहीं चाहिए यार, मतलब कंसिस्टेंसी तो रोज़ बनाओ। और अगर आपको ना मेरी वीडियोस गाइस अच्छी लगती हैं, थोड़ा सा भी मोटिवेट फील होता है, तो गाइस लाइक ज़रूर करना, अपनी फ्रेंड को शेयर ज़रूर करना। क्योंकि ना आज जो मैं ये छोटा सा एफ़र्ट जो मैंने स्टार्ट किया है, जो छोटी सी जर्नी अपनी स्टार्ट की है, से सपोर्ट करना सिर्फ आप लोग कर सकते हो, मुझे मोटिवेट सिर्फ आप लोग कर सकते हो। और पता है कभी क्या होता है कि कभी कभी ना हम बहुत डिमोटिवेट फील कर रहे होते हैं, उस टाइम ना हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई अपना, हमारा कोई फ्रेंड, हमारा कोई भाई, हमारा कोई बहन, हमारा कोई क्लासमेट हमें उस टाइम ना थोड़ी सी ऐसी बातें कर दे पढ़ाई से रिगार्डिंग, तो मोटिवेट फील करता है। तो मेरा भी यही है कि जो भी मेरी जैसी भाई बहनें हैं जो अपनी जो मतलब प्रिपरेशन स्टेज में हैं, तो वो डीमोटिवेट ना हो, अपना कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहें, और तब तक पढ़ते रहें, तब तक मेहनत करते रहें, तब तक हम अपने ड्रीम को पूरा ना कर लें। तो बस इसी के साथ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट डे में एक नए जोश के साथ, एक नई स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस। और आज शायद कोई नहीं देख रहा कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, कोई नहीं जानता कि कितनी बार तुमने डर और निराशा के बाद किताब खोली है, लेकिन बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है। ये मुश्किल दिन हमेशा नहीं रहेंगे,
यही सुबह जल्दी उठना, यही घंटों पढ़ना, गलत क्वेश्चन, छोटी छोटी जो जीतें हैं ना, वो सारी सब चीज़ें मिलकर तुम्हारी सफलता की कहानी ज़रूर लिखेंगी। तो बस इसलिए चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। और बस गाइस, सभी को मैं राधे रानी से यही प्रे करूँगी कि सभी को इस ईयर अपनी अपनी ड्रीम जॉब मिल जाए। तो बस गाइस, बाय बाय। तो गाइस, ये हैं मेरे CDP के नोट्स जो मेरे DSSB KVS सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाए हैं। तो प्लीज़ आपको मेरे नोट्स कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग बाद में एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने में उतने हेल्पफुल नहीं होते। और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने CTET के नोट्स, जिसे पढ़ के मैंने CTET का एग्ज़ाम दिया था। तो ये है मेरे CTET के नोट्स। ये प्रॉपर CTET बेस्ड है, इसमें एप्लीकेशन ज़्यादा है, इसमें फैक्ट बिल्कुल बहुत ही कम मिलेंगे। इसमें मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन टाइप में ही थ्योरी है, वैसे ही क्वेश्चंस हैं। तो बस आप मेरे नोट्स ज़रूर बताना आपको कैसे लगे, और अगर आपको कोई स्पेसिफ़िक चाहिए किसी टॉपिक के तो वो भी बताना। और ये है मेरा डे 15 का एक टारगेट। तो बस मिलते हैं गाइज़ एक नई वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक कमेंट ज़रूर छोड़ना। बाय बाय।